हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं लेक्चर नंबर 5 कार्बन एवं उसके यौगिक का। आज क्या कर लेंगे, हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। तो आज इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे एथेनॉल का उपयोग। तो एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो एथेनॉल का उपयोग विलायक के रूप में, एक अच्छा विलायक है, इसमें किया जाता है। और क्या बनाने में किया जाता है? टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप जैसी आदि औषधियों के निर्माण में क्या किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? एथेनॉल का। दूसरा क्या बोल सकते हो आप? परिशोधित स्प्रिट। ये परिशोधित स्प्रिट का मतलब होता है जिसमें क्या हो, जिसमें 95% एथेनॉल हो, एथेनॉल और 5% जल हो, उसको आप क्या कहते हो? परिशोधित स्प्रिट कहते हो। को घाव पर कीटनाशक के रूप में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तीसरा क्या बोल सकते हो आप? तो तीसरा आप बोल सकते हो तो इसका उपयोग शराब तथा अन्य अल्कोहली पेय पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में किया जाता है? शराब तथा अन्य अल्कोहली पेय पदार्थ। कौन से पदार्थ? पेय पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। चौथा क्या बोल सकते हो आप? इसका उपयोग रंग उद्योग में किया जाता है। किसके उद्योग में? रंग उद्योग में। आइए आगे देखते हैं एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल क्या होता है। उसका नाम क्या होता है बाबू? एथेनोइक अम्ल या आप बोल सकते हो एसिटिक अम्ल। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम बोल सकते हो एथेनोइक अम्ल होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ये क्या होता है बाबू? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। सिरका में ये कितना होता है बाबू? 3.4%, जिसको आप क्या कहते हो? विनेगर। यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सिरके का इसका उपयोग, इसका उपयोग आप बोल सकते हो कि अचार को, अचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है बाबू? अचार में किया जाता है। आइए देखते हैं एथेनोइक अम्ल बनाने की विधियां क्या होती है। तो एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए क्या किया जाता है बाबू? एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? एथेनॉल या एथेनॉल का क्षारीय विलयन से क्या करवा दिया जाता है? ऑक्सीकरण करवा दिया जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्या करवा दिया जाता है बाबू? ऑक्सीकरण करवाया जाता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट से क्या करवाते हैं हम? उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम एसीटेट। यानी आप बोल सकते हो CH3COONA प्राप्त हो जाता है। यानी सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम एसीटेट का क्या करवाते हैं बाबू? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करवा देते हैं? उदासीनीकरण करवाने से क्या होता है? हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये क्या? एथेनॉल का क्या करवाया जा रहा है? ऑक्सीकरण करवाया जा रहा है। किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करवाया जा रहा है। क्या एसीटेट प्राप्त हो रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का क्या करवाया जा रहा है बाबू? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जा रहा है। तो हमको क्या प्राप्त हो जा रहा है? एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जा रहा है। क्या प्राप्त हो जा रहा है? एथेनोइक एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो रहा है। एथेनोइक अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है बाबू? एथेनोइक अम्ल का भौतिक गुण होता है, ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। तथा इससे कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध। इसका क्वथनांक क्या होता है बाबू? इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। कितना होता है? 391 केल्विन। ये जल में क्या है? विलेय है। मतलब इसको जल में क्या किया जा सकता है? घोला जा सकता है। किसको? तो आप बोल सकते हैं एथेनॉइक को जल में क्या किया जा सकता है? घोला जा सकता है। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। यहाँ देख लो, आपने दिखाया कि सिरका में क्या होता है। सिरका में क्या होता है बाबू? एथेनोइक अम्ल होता है। एथेनोइक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्या होता है एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण को देखते हैं। तो उसमें क्या है बाबू, उसमें आप पहला देखते हैं अम्लीय गुण। तो एथेनोइक अम्ल का अम्लीय गुण होता है एथेनोइक, कैसा होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। कैसा होता है, दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। क्या है, दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, जो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह जल में आंशिक रूप से का मतलब क्या होता है बाबू, कम घुलता है। क्या होता है, कम घुलता है। आंशिक रूप से आयनित होकर यानी घुलकर, कम घुलकर क्या बनाता है, H3O+ आयन देता है। क्या देता है, H3O+ आयन देता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल जल में घुला हुआ है। ये देखिए जल में आंशिक रूप से घुलता है, मतलब ये पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, ये आंशिक रूप से घुलता है। और क्या देता है, H3O- हो गया प्लस आयन देता है, H3O+ आयन देता है। दूसरा क्या है बाबू, इसका गुण अपचयन है। क्या है, अपचयन है। तो ये क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम, क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है। तो ये क्या है बाबू, ये है एथेनोइक अम्ल है। क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ये लिथियम एल्युमिनियम यानी LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा क्या हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है। और क्या बना रहा है बाबू, C2H5OH, यानी क्या बना रहा है, एथेनॉल बना रहा है। एथेनॉल बना रहा है, क्या बना रहा है, एथेनॉल बना रहा है। अगला है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण द्वारा क्या होता है, ये लाल फॉस्फेट की उपस्थिति में, किसके, सॉरी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या करता है बाबू, एसिटिक अम्ल में क्या किया जाए, अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए। क्या किया जाए, एसिटिक अम्ल में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो वो क्या करता है, मेथिल मूलक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कौन क्या विस्थापित होता है, हाइड्रोजन परमाणु। मेथिल मूलक से क्या विस्थापित हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है। ये देखिए हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया है, विस्थापित हो गया, ये विस्थापित हो गया। और ये क्लोरीन से क्या किया बाबू, जुड़ गया, यानी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो अगर क्या किया जा रहा है कि आप एथेनोइक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। अब मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल में, किसमें, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल में क्या किया जा रहा है, आप लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन गैस क्या करवा रहा है, प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। अब डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल के क्या, क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं किसी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल बनेगा। आइए आगे देखते हैं, पीसीएल से अभिक्रिया, किससे, पीसीएल से अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल पीसीएल से अभिक्रिया करके एसिटिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, एसिटिक क्लोराइड CH3COCl बनाता है। क्या बनाता है, CH3COCl बनाता है। देखिए ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है, PCl5 से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है, CH3COCl बना रहा है, यानी आप बोल सकते हो एसिटल क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है, एसिटल क्लोराइड बना रहा है। अब देखिए पांचवा देख सकते हैं हम कि सीमंट अभिक्रिया क्या होती है। तो सीमंट अभिक्रिया क्या होती है बाबू, आप बोल सकते हो एथेनोइक अम्ल जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया करके, यानी तुम बोल सकते हो हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करके मेथिल एमीन देता है। देखिए ये क्या कर रहा है, मेथिल एमीन दे रहा है। ये क्या है बाबू, मेथिल एमीन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा,
गैस के रूप में और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल के उपयोग क्या है, तो एथेनोइक अम्ल 3 से 4% जली विलयन किसका, एथेनोइक अम्ल का किसके रूप में उपयोग में आता है बाबू, सिरके के रूप में। किसके रूप में, सिरके के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। एसिटल क्लोराइड के निर्माण में, एसिटिक एनहाइड्रेट के निर्माण में तथा एस्टर के निर्माण में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जलरोधी कपड़े बनाने के निर्माण में, यानी क्या बनाने में, जलरोधी कपड़े बनाने में। क्या बनाने में बाबू, जलरोधी कपड़े बनाने में। कैसे जलरोधी कपड़े बनते हैं उसका बात करते हैं। तो ये क्या करता है बाबू, ये अभिक्रिया करवा, यानी ये क्या करता है, ये क्या होना है, CH3COOH, यानी एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल क्या बन जाता है बाबू, आप बोल सकते हो एथेनोइक अम्ल का केस में परिवर्तन हो जाता है। एथेनोइक अम्ल का सेलुलोज एसीटेट का निर्माण करते हैं। इससे किसका निर्माण करते हैं, सेलुलोज एसीटेट का निर्माण करते हैं। और ये सेलुलोज एसीटेट क्या करता है बाबू, जलरोधी कपड़ा बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं साबुन क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है साबुन। तो साबुन क्या होता है बाबू, पहले आप लोगों को लगभग आपको पता होगा कि पहले के जो लोग होते थे लगभग 2000 साल पहले साबुन का कैसा बनाया जाता था, तो बकरी के चर्बी और राख मिला करके क्या किया जाता था, साबुन को बनाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ बाबू, विकास हुआ और हम लोग अब जो साबुन यूज करते हैं कपड़ा धोने में या अपने शरीर को साफ करने में, नहाने में, उस साबुन का निर्माण कैसे होता है, ग्लिसरॉल से होता है। किससे, ग्लिसरॉल से होता है। तो आइए देख लेते हैं साबुन के बारे में। तो साबुन क्या बाबू, साबुन का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया। साबुन क्या है, साबुन कैसे बनता है, जब ग्लिसराइडों पर क्या किया जाता है बाबू, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश से आदि से क्रिया करवाया जाता है, तो सोडियम का या पोटेशियम का क्या होता है बाबू, वसा लवण प्राप्त होता है। क्या होता है, वसा लवण प्राप्त होता है। इन्हीं सोडियम या पोटेशियम वसा लवणों को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या इस क्रिया को क्या कहते हैं बाब, तो हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ये क्या है बाबू, स्टीयरीन या वसा बोल सकते हो, ये वसा है। वसा का अभिक्रिया किसके साथ करवा दिए हम, कास्टिक सोडा के साथ। तो क्या मिल गया बाबू, ग्लिसरीन बन गया है। क्या बन गया है, ग्लिसरीन बन गया है। और क्या बन गया है, साबुन बन गया। अच्छे साबुन के गुण क्या होने चाहिए उसके बारे में, यानी उनमें क्या बुराई नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे साबुन के गुण क्या होने चाहिए, तो अच्छे साबुन के गुण निम्नलिखित होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि अच्छे साबुन क्षार रहित होने चाहिए, क्योंकि क्षार क्या करता है, क्षार त्वचा व कपड़े को जला देता है। क्या कर देता है, जला देता है। इसलिए क्या होना चाहिए, क्षार रहित होना चाहिए। साबुन क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है, साबुन चिकना व मुलायम होना चाहिए, यानी खुरदरा नहीं होना चाहिए। खुरदरा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, साबुन में जल की मात्रा केवल और केवल कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या है, इसमें कीटाणुनाशक होने चाहिए, जो क्या करें, विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं का मार दे, उनका नाश कर दें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका हुआ समाप्त। आगे से हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।